चाइना के साथ अपने अफीम के व्यापार को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने चाइना के साथ दो बड़े वॉर्स किए थे जिनको आज हम ओपियम वॉर्स कहते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों वॉर्स के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1830 से। ये वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपने पांव पूरी तरह जमा लिए थे और खास करके 1830s का दशक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चार्टर एक्ट या ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहते हैं इसको, ये पास हो गया था और इस एक्ट के पास होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल भारत के अंदर चेंज हो गया। इस एक्ट में बहुत सारी बातें थी पर जो बात हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट है वो ये थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन तुम संभालोगे हमारे बिहाफ पे। और साथ ही इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि अब कंपनी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती चाय को छोड़ के। तो अब कंपनी को भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और उस समय कंपनी के लिए पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स था चाइना के साथ ट्रेड। और ट्रेड भी किस चीज़ का? ओपियम। आप लोग को ओपियम के बारे में ऑलरेडी पता होगा, इसको हिंदी में अफीम कहते हैं। ओपियम पॉपी के प्लांट्स खेतों में लगाए जाते हैं और इन प्लांट से जो सीड्स निकलती हैं फिर उसी में से आगे जाके अफीम बनता है। इनमें एक्चुअली दो ऐसे केमिकल होते हैं जिनको आप प्रोसेस करके ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम ड्रग्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में वही ड्रग्स आते हैं जिनसे नशा होता है, पर ड्रग्स मेडिसिनल भी होते हैं। पुराने ज़माने में जब किसी को चोट लगती थी या किसी की बेसिक सर्जरी करनी होती थी तो सर्जरी करने से पहले पेशेंट को ओपियम दिया जाता था ताकि उनको पेन का एहसास ना हो। और बहुत सारे कल्चर्स में ओपियम का इस्तेमाल किसी रिलीजियस प्रैक्टिस या किसी रिचुअल के लिए भी होता था। पर जो दूसरा इस्तेमाल था ओपियम का जिससे तकलीफ होती थी वो था नशे के पदार्थ की तरह। अब 14th सेंचुरी से चाइना में ओपियम यूज हो रहा था पर उस समय ये इतनी महंगी चीज थी कि ओपियम सिर्फ बहुत अमीर लोगों को या राजा महाराजाओं को ही मिलता था। पर 17th सेंचुरी तक आते आते ऐसे बदलाव हुए तकनीक में और ओपियम को तंबाकू के साथ मिला के बेचा जाने लगा जिसकी वजह से अब नॉर्मल एक मिडिल क्लास इंसान या गरीब इंसान भी ओपियम ले पा रहा था चाइना के अंदर। और इसी वजह से 1830s तक आते आते ऐसी हालत हो गई थी चाइना की कि चाइना के जितने भी कोस्टल सिटीज़ थे यानी वो शहर जो समुद्रों के तट पे बसे हुए थे वहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन थी 40 के नीचे वाली, उनमें 90% लोग एडिक्ट हो चुके थे। आप एक बार सोच के देखिए, मान लीजिए कि आपके देश में ऐसे 1 लाख नौजवान हैं जिनकी उम्र 40 से नीचे है और ये मजदूरी वाला काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं जिससे आपकी देश की इकोनॉमी चलती है। अब उन 1 लाख में से अगर आपको मैं कहूँ कि 90,000 लोग एडिक्ट्स हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी देश की इकोनॉमी की, आपकी देश की सिक्योरिटी की क्या हालत होगी। और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1830s की, उस समय तक ब्रिटेन के व्यापारियों ने चाइना के मार्केट में ओपियम भर भर के लाना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से चाइना में जो यूथ है, जो लोग काम करने वाले हैं, वो एडिक्ट्स बनते जा रहे थे। उस समय चाइना के ज्यादातर हिस्सों पे किंग डायनेस्टी राज करती थी और किंग डायनेस्टी में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिनको ये बात बहुत चिंतित कर रही थी कि हमारे देश की क्या हालत हो रही है। ये चाइना के कैंटन रीजन के इंपीरियल कमिश्नर थे और इनका नाम था लिन जिक्सू। जब उन्होंने देखा कि उनके देश के नौजवानों की क्या हालत हो रही है ओपियम से, तो उन्होंने अपने एम्परर से बात की और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में मेहनत करने के लिए आदमी ही नहीं बचेंगे, सारे एडिक्ट्स हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी नहीं बचेगी और आर्मी को हथियार देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि अफीम जो चाइना में आ रहा था उसको खरीदने के लिए सिल्वर कॉइन इस्तेमाल हो रहे थे और ये कॉइन जा रहे थे ब्रिटेन के पास जिसकी वजह से सिल्वर की बहुत कमी हो रही थी चाइना के अंदर। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए लिन ने डिसाइड किया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 1839 में चाइना में लगभग 30,000 ओपियम के चेस्ट आते थे। एक चेस्ट एक तरह का एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप ओपियम रखते हो। तो रफली बोला जाए तो एक चेस्ट में लगभग 60 से 70 किलो ओपियम आता था। तो साल में 30,000 चेस्ट आ रहे थे चाइना के अंदर। ये सारा व्यापार जो था ये मेनली चाइना के कैंटन के बंदरगाह से हो रहा था और यही एक बंदरगाह था जो फॉरेन ट्रेडर्स के लिए खुला हुआ था। 30 मार्च साल 1839 में लिन ने इस ओपियम के व्यापार को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लगभग 1600 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे सैकड़ों किलो का अफीम जब्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों पर प्रेशर डाला कि हमको बताइए कि आपसे जो हमारे चाइनीज लोग ये ओपियम खरीद रहे हैं उन सबके नाम और पते बताइए। आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि आप स्मगलर हैं और आप जिस चीज़ को स्मगल करते हैं उस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि आपके देश की सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी। अब कोई दूसरे देश की सरकार आपसे बोल रही है कि अपने सारे ठिकानों के बारे में बताओ, अपने कस्टमर्स के बारे में बताओ, आपने नहीं बताया। और ऐसे ही ब्रिटिश व्यापारियों ने भी किया, उन्होंने अपने कस्टमर्स की डिटेल्स नहीं दी।
हालांकि उन्होंने ये बोल के नहीं दी डिटेल, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप उनको अरेस्ट कर लोगे, उनको टॉर्चर करोगे। और उस समय किंग डायनेस्टी में ये होता भी था कि वो अक्सर प्रिजनर्स को टॉर्चर करते थे। उस समय चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए जो ब्रिटेन की तरफ से सरकारी मुलाजिम थे, उनका नाम था चार्ल्स एलियट, और उन्होंने मकाओ से लिन के पास मैसेज भेजा कि हमको जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें कुछ नेगोशिएशन करना चाहिए। अब उस समय किंग डायनेस्टी की ऐसी रेपुटेशन थी कि इसके बहुत सारे कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, करप्शन होकर रखा है, इनको रिश्वत देके साइड में किया जा सकता है। पर लिन इस मामले में बहुत अलग थे। उनकी ऐसी रेपुटेशन थी कि ये कभी भी रिश्वत नहीं लेते, कोई गलत काम नहीं करते और बहुत सख्त हैं। तो जब लिन को मैसेज मिला एलियट का कि वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो लिन ने ये एज्यूम कर लिया कि ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। इस बात से लिन नाराज हुए। जून 1839 में उन्होंने कैंटन की रीजन में जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया, और ये साफ साफ कह दिया कि इन सबको अब सिर्फ तभी छोड़ा जाएगा जब जितना भी यहाँ पे लोग ओपियम लेके आए हैं उसको चाइनीज गवर्नमेंट को सरेंडर किया जाए। अब चार्ल्स एलियट ने देखा कि यहाँ सिचुएशन तो सीरियस हो गई है, इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो एलियट ने इन गिरफ्तार लोगों को मैसेज भिजवाया कि जितना भी ओपीएम में मांग रहे हैं, जितना भी आपके पास है, ये इनको दे दो, और आपका जो नुकसान हुआ है पैसे का वो आपको ब्रिटिश सरकार दे देगी, आपको मुआवजा मिल जाएगा। इसी के बाद ये ब्रिटिश व्यापारियों के पास जितना भी स्टॉक था ओपीएम का वो सारा लिन को दे दिया। पता है कितना स्टॉक था इनके पास? इनके पास 20,000 चेस्ट थे, और आपको मैंने बताया था कि एक चेस्ट में लगभग 60 से 70 किलो ओपीएम होता था। तो इतना सारा ओपीएम जब सरकार को मिला तो लिन ने जनता के सामने फुल पब्लिक व्यू में उस सारे ढेर को आग लगा दी, और इसके बाद ही लिन ने कैंटन को फॉरेन ट्रेड के लिए बंद कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने देश में इस तरह से ओपीएम को फैलने तो नहीं देती, आपके देश में तो एडिक्ट नहीं है, तो ये बात सही नहीं है कि आप उस जहर को हमारे देश में एक्सपोर्ट करो, इसको बंद करिए, अपने व्यापारियों को कहिए कि हमारे देश में ओपीएम आगे से ना भेजें। ये सब हुआ था जून 1839 में। अगले महीने जुलाई 1839 में कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश व्यापारी जो कार्नेटिक नाम के ब्रिटिश शिप से आए थे, वो छुट्टी मनाने के लिए हांगकांग के एक विलेज के पास गए। वहां पे उनको दारू मिल गई। अब दारू पी के उन्होंने बहुत हंगामा किया, वहां के एक टेंपल में बहुत डैमेज कर दिया, और एक लोकल विलेजर को उन्होंने जान से मार दिया। जब ये खबर बाहर फैली तो सबको दिख रहा था कि इन अमेरिकन और ब्रिटिश सेलर्स की गलती है, पर चाइनीज गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं, ये जो उन्होंने यहाँ पे कुकर्म किया है इनकी सजा इनको यहीं पे मिलेगी और हमारे लॉस के हिसाब से मिलेगी। ये जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गई थी ये आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है, और इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जब किसी दूसरे देश का आदमी आपके देश में आके कोई क्राइम करता है तो उसको सजा किस हिसाब से मिले? आपके देश के कानून से मिले कि उस देश के कानून से मिले जिस देश का वो नागरिक है। अगर वो नागरिक किसी ऐसे देश का है जिसकी मिलिट्री आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी इकोनॉमी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जनरली आप उन प्रिजनर्स को, उस आदमी को वापस उसी देश में भेज देते हो। अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। जिन सेलर्स ने मर्डर किया था ये तो वापस अपनी शिप पे चले गए थे और ये अब ब्रिटिश लोगों की सेफ्टी में थे, पर चाइनीज गवर्नमेंट कह रही थी कि इनको आप हमको सौंपो क्योंकि हम अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से इनको सजा देंगे। पर यहाँ पे एलियट अड़े हुए थे। वो ये कह रहे थे कि आपके यहाँ कानून की व्यवस्था उतनी डेवलप नहीं है, यहाँ पे ज्यूरी नहीं है, आप ही अपने हिसाब से फैसला करोगे, अपने हिसाब से ट्रायल चलाओगे और इनको मार दोगे, इसीलिए हम इनको ब्रिटेन भेजेंगे और वहाँ पे हमारे हिसाब से इन पे ट्रायल चलेगा। और फिर एलियट ने कहा कि हम इनको आपको नहीं सौंपेंगे, आपको जो करना है करो। एलियट का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो खुद ब्रिटिश नेवी में सर्व कर चुके थे और इंडिया के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन रह चुकी थी। तो एलियट के बारे में ये बात कहते थे लोग कि इनका माइंडसेट बहुत कॉलोनियल है। ये ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिश लोग सुपीरियर होते हैं और इन लोग को तो हम मजा चखा सकते हैं, और इसी वजह से ये अपने स्टैंड पे अड़े रहे और इन सेलर्स को ब्रिटेन में भेजा कि वहां पे इन पे प्रोसीडिंग्स होंगी। पर वहां के कोर्ट्स ने कहा कि एलियट के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि आप इनके ऊपर केस चलाते, और इन सारे सेलर्स को यहाँ पे बरी कर दिया गया। ऑब्वियसली इस बात से चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ऑफेंड हुए। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि कैंटन का बंदरगाह तब तक ब्रिटिश व्यापारियों के लिए बंद रहेगा जब तक वो इस बात की गारंटी नहीं देते कि वो कोई ओपीएम का व्यापार यहां नहीं करेंगे, और अगर वो करते हुए पाए गए तो उनकी जान ले ली जाएगी चाइनीज लॉ के हिसाब से। जब ये ब्रिटिश व्यापारी इस बॉन्ड पे साइन करके देंगे तभी हम इनको कैंटन में व्यापार करने देंगे। एलियट को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इनकी ऐसी मजाल कि हमसे ऐसा ये साइन करवा रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों को कह दिया कि कोई भी अब कैंटन में जाना ही मत, हम चाइना के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड एम्बार्गोस के बारे में बात की थी कि जितना ये देखने से आसान लगता है कि आप एम्बार्गो लगा के किसी देश की इकोनॉमी को चोक कर सकते हो, उतना इसका इंप्लीमेंटेशन आसान नहीं होता। कुछ वैसे यहाँ पे भी हुआ। अब इन्होंने अपने ब्रिटिश व्यापारियों को कह तो दिया कि आप चाइना के साथ कोई व्यापार ना करें, कैंटन में शिप्स लेके ना जाएं, पर इन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया कि
ओपीएम के व्यापारी तो थे, पर ऐसे भी व्यापारी थे जो नॉर्मल व्यापार कर रहे थे ऐसी चीजों का जिससे ओपीएम का कोई लेने देना नहीं था। तो उन्होंने एलियट को कहा कि हम आपकी बात क्यों माने, हमको तो व्यापार करना है चाइना के साथ, वहां पे मार्केट है हमारे लिए और हम तो कोई गलत व्यापार भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए कि हम बिल्कुल भी ओपीएम का व्यापार नहीं करेंगे, हम नॉर्मल चीज ही आपको बेचेंगे। तो इसकी वजह से अब एलियट को गुस्सा आया। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए कि मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे मोहल्ले का दादा है एलियट। अब एलियट आके मुझे धमका रहा है कि तुम व्यापार मत करना आगे, पर मैंने एलियट की बात नहीं मानी। मैंने सीधे जाके अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर से बात कर ली और उनके साथ संधि कर ली और कह लिया कि मैं एलियट की बातों को नहीं मानूंगा। अब सीधी सी बात है, मेरे मोहल्ले का दादा है एलियट, उसको ये बात कैसे पचे कि मेरे मोहल्ले में रह के इसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो नेचुरल सी बात है, एलियट को ये बात पसंद नहीं आई और 23 अगस्त को ब्रिटिश फौज ने हांगकांग, जो उस वक्त एक छोटी सी ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी, उस पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी एक छावनी बना ली। इस तरह से ब्रिटेन और चाइना के रिलेशंस में बहुत तनाव आ गया था। फिर अक्टूबर के महीने में थॉमस कूट्स नाम की एक ब्रिटिश शिप कैंटन के बंदरगाह पे पहुंची। ये वो समय था जब एलियट ने कह के रखा था कि आपको चाइना के साथ व्यापार नहीं करना है, पर इस शिप के कैप्टन ने कहा कि हमारे पास कोई ओपीएम नहीं है और मैं कैंटन के गवर्नर से बात करूंगा डायरेक्टली और उसको समझाऊंगा कि हम ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं और हम ओपीएम कभी आपको सप्लाई नहीं करेंगे, हमारे लिए बंदरगाह खोलिए। वो गवर्नर से भी बात करने वाले थे कि हमारे शिप में कोई ओपीएम नहीं है और हमारे पास जो कार्गो है उसको चुएन पे आइलैंड पे उतरने दीजिए। ये सारी बातें जब एलियट को पता चली तो वो आग बबूला हो गया। उसके बोलने के बावजूद ऐसे ब्रिटिश व्यापारी व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए जो मेन रास्ता था, जो कैंटन रिवर से होकर गुजरता था, उस रिवर पे उसने एक आर्म्ड नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। जब आप किसी एरिया के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड लगाते हो, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उस एरिया के आसपास आप अपनी कुछ शिप्स छोड़ देते हो जो उसकी निगरानी करती हैं, गश्त लगाती हैं, ताकि अगर बाहर से कोई शिप वहां पे आने की कोशिश कर रही है तो उसको रोका जा सके। पर फिर भी व्यापारी का काम क्या होता है? पैसे कमाना, और उसके लिए उसको रिस्क लेने पड़ते हैं। तो 3 नवंबर को एक ब्रिटिश शिप इस ब्लॉकेड से बचते हुए च्यूपेन आइलैंड पे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पर फिर उस ब्लॉकेड में जो ब्रिटिश शिप्स थी उनमें 2 जहाजों को दिख गया कि ये एक शिप बच के निकलने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने वार्निंग देने के लिए उस जहाज की तरफ 2 शॉट्स फायर किए। ये शॉट्स वार्निंग शॉट्स थे, यानी डायरेक्टली शिप को नहीं लगेंगे, पर धमकाने के लिए कि तुम जाने की कोशिश मत करना वहां पे। ये देख के वहां पे जो चाइनीज नेवी की कुछ शिप्स थी उनको एक मौका मिल गया, क्योंकि एक ब्रिटिश नेवल ब्लॉकेड की शिप दूसरी ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप के ऊपर हमला कर रही थी। तो चाइनीज नेवी ये कह सकती थी कि हम अपने तरफ जो व्यापार करने वाले लोग आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अब हम ब्रिटिश नेवल ब्लॉकेड पे हमला कर सकते हैं। पर जब एलियट ने देखा कि यहाँ पे चाइनीज नेवी की शिप्स हैं और कुछ चाइनीज कोस्टल गन्स भी हैं, तो उन्होंने सारी ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप्स को ये ऑर्डर दे दिया कि तुरंत इस एरिया से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम पे फायर कर देंगे। अब ये जो शिप बच के निकली थी ब्लॉकेज से, उसने देखा कि हाँ, इन्होंने वार्निंग शॉट्स तो फायर किए ही थे और अल्टीमेटली सारी ब्रिटिश शिप्स ही थी, तो सारी जितनी सिविलियन शिप्स थी सारी यहाँ से निकल गई। अब एलियट ने जो चाइनीज नेवी की शिप्स थी उनको डायरेक्टली इंगेज किया और ऑब्वियसली ब्रिटिश शिप्स ज्यादा पावरफुल थी, इन्होंने यहाँ पे कुछ चाइनीज शिप्स को डुबा दिया। और ये क्लियरली दिख रहा था कि ब्रिटेन और चाइना की नेवी के कंपैरिजन में ब्रिटेन के पास एक क्लियर एडवांटेज है। इसके बाद भी अभी भी कैंटन का बंदरगाह ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए बंद था। तो कैंटन का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए अब एलियट गए मकाओ के गवर्नर के पास और उनको कहा कि आप मकाओ में हमारा सामान उतरने दीजिए और उसके बदले में आप हमसे रेंट ले लीजिए, किराया ले लीजिए। पर फिर मकाओ के गवर्नर ने देखा कि हम बहुत सारा व्यापार किंग डायनेस्टी से करते हैं, तो अगर हमने ब्रिटिश लोगों के साथ डील कर ली तो शायद वो रास्ता बंद ना हो जाए। तो उन्होंने एलियट को इस डील के लिए मना कर दिया। और इसके बाद 1840 में चाइना के एम्परर ने यह अनाउंस कर दिया कि चाइना के अंदर जितने भी ब्रिटिश लोग रहते हैं, बाकी व्यापारी उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। दूसरी तरफ एलियट और कुछ ब्रिटिश लोग किंग डायनेस्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि इनके सोल्जर्स चाइना में रहने वाले ब्रिटिश सिविलियंस को तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और उनको हमको बचाना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेके अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में डिबेट होने लगा। आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया कि एलियट ने उन व्यापारियों को कहा था जब वो अरेस्ट हुए थे कि आप अपना सारा ओपीएम का स्टॉक दे दो इन लोगों को, उसके बदले में जो आपको नुकसान हुआ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको पूरा करके दे देगी। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं थे अपने इन ट्रेडर्स को देने के लिए। तो सिचुएशन ये बन रही थी कि पैसे लाए कहां से जाएं, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं उनको उस लॉस्ट ओपीएम के बदले में मुआवजा कैसे दिया जाए। तो सॉल्यूशन ये निकल के आया कि हमको चाइना से ही उस पैसे को निकालना चाहिए और चाइना वैसे भी हमारे सिविलियंस को तंग कर रही है, उन पे हमले करने की कोशिश कर रही है, तो हमको डायरेक्टली अब लड़ाई कर लेनी चाहिए। और इस तरह से 1840 के मई के महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात के लिए इजाजत दे दी कि अब एक ब्रिटिश फोर्स चाइना में जाएगी इस बात को सॉल्व करने के लिए। और इसी के साथ फर्स्ट ओपीएम वॉर स्टार्ट हो गया। अगले ही महीने यानी जून 1840 में एक ब्रिटिश फोर्स यहां पहुंची। इस फोर्स के अंदर 15 ट्रूप ट्रांसपोर्ट शिप्स थी, 25
छोटी शिप्स थी और 4 गन बोट्स थी। जब ये ब्रिटिश फोर्स चाइना पहुंची तो इस फोर्स के कमांडर ने चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कहा कि जितना मुआवजा हमको अपने ट्रेडर्स को देना है पहले तो आप हमको वो दीजिए, और उसके अलावा जो इतने समय से आपने कैंटन बंदरगाह बंद करके रखा है, जो व्यापार हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो हमारा लॉस हुआ है वो भी पैसे हमको दीजिए। इतने कॉन्फिडेंस से वो ये डिमांड्स कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जब लड़ाई होगी तो चाइनीज गवर्नमेंट उनका सामना नहीं कर सकती। पर चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया और इसी के जवाब में फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने जूशान पे कब्जा कर लिया। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शंघाई जाने का रास्ता यहीं से गुजरता था और सारे ट्रेडर्स इसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने एक मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया और 1842 तक आते आते उन्होंने शंघाई, कैंटन और बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना के पास बेहतर इक्विपमेंट था, बेहतर वेपन टेक्नोलॉजी थी और बेहतर टैक्टिक्स थी और इसी के चलते अगस्त 1842 में चाइना के एम्परर को एक डील पे साइन करना ही पड़ा। इस डील को द ट्रीटी ऑफ नैनजिंग कहते हैं और इस डील के अंतर्गत चाइना को उन सारी बातों को मानना पड़ा जो ब्रिटिश लोग कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन को $20 मिलियन पे करेंगे जो आपको इतना नुकसान हुआ उसके लिए। उसके अलावा जो बंदरगाह हमने आपके लिए बंद किए थे वो सारे बंदरगाह हम खोल देंगे और ये भी कहा कि आपके ट्रेडर्स अगर चाइना में कुछ क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर हम चाइनीज लॉ नहीं लगाएंगे। ये वही बात हो गई कि दूसरे देश से आके आपके देश में कोई इंसान क्राइम कर रहा है तो आप उसको अपने देश में वापस लेके जाओ, वहां पे जो आपको सजा देनी दो, हम कुछ नहीं करेंगे उसको। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ चाइना का इसमें वो ये था कि उन्होंने हांगकांग का एरिया ब्रिटेन को दे दिया और इसी के साथ हांगकांग अब एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। अब क्योंकि ब्रिटेन ने चाइना को लड़ाई में हरा दिया था और ये डील पे साइन करवा ली थी तो इसीलिए अब फ्रांस और यूएस ने सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी चाइना के साथ डील कर लेते हैं। दूसरी तरफ चाइना सोच रहे थे कि हाँ इन कंट्रीज से हम जीत तो नहीं पाएंगे और इसीलिए उन्होंने उन सबको वो डील्स दे दी और ये भी कहा कि इस डील के अंदर हमने जो भी टर्म्स डिसाइड किए आपस में उनको हम रिविजिट करेंगे और फिर से चेंज भी करेंगे। इस तरह से फर्स्ट ओपियम वॉर खत्म हो गया। पर आने वाले दशक में ये दिखने लगा कि इस डील से जो नैनजिंग में डील हुई थी उससे कोई भी पार्टी खुश नहीं थी। चाइना के अंदर लोग ये कह रहे थे कि इस डील की वजह से अब पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे देश के अंदर आ रहा है, हमने इस डील को करके अपने देश को बेच दिया। और दूसरी तरफ ब्रिटिश लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, वो ये कह रहे थे हमारा तो नुकसान हो गया इस डील में, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हुआ और उनको ये डील फ्री में करने को मिल गई और उनकी डील में ये कहा भी गया है कि कुछ सालों के बाद हम डील के टर्म्स को वापस रिविजिट करके चेंज भी करेंगे। अब देखिए ब्रिटेन ने ऑलरेडी इतने सारे कंसेशंस, इतनी रियायतें ले ली थी इस डील में, पर फिर भी उनको लग रहा था कि उनका नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स चाइना के पास गए और कहा कि भैया हमारी कुछ नई डिमांड्स हैं। पहली चीज, चाइना में जितने भी बंदरगाह हैं उन सबको ओपन करो ब्रिटिश ट्रेड के लिए। दूसरी बात, जितनी भी आप ड्यूटीज हमसे लेते हो, जितना कस्टम्स इकट्ठा करते हो, ज्यादातर उसमें से हटा दो और बीजिंग में हम एक ब्रिटिश एम्बेसडर को बैठाएंगे। ध्यान रखिए ये वो टाइम था जब बीजिंग में ऐसे ही किसी देश के एम्बेसडर को रहना अलाउड नहीं था। ऑफ कोर्स चाइना ने इस डील को मानने के लिए मना कर दिया और इसके साथ साथ यूएस और फ्रांस के साथ जो रीनेगोशिएशन होने वाला था उसके लिए भी मना कर दिया। तो इस तरह से एक बार फिर से बारूद का ढेर इकट्ठा हो चुका था, अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी लगी अक्टूबर 1856 में, यानी जो नैनजिंग की डील हुई थी उसके 14 साल के बाद। अक्टूबर के महीने में किंग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने एक बोट को रोक के उसको बोर्ड कर लिया। इनका आरोप यह था कि इस बोट में स्मगलिंग हो रही है। इस बोट पे जाके इसमें से 15 चाइनीज सेलर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और इस बोट के जो कागजात थे वो हांगकांग के थे, हांगकांग की रजिस्टर्ड बोट थी और इस पर कोई झंडा नहीं लगा था। पर ब्रिटिश लोगों ने कहा कि ये बोट हमने हायर की थी, हमारी बोट है ये, और इन सारे सेलर्स को जिनको आपने अरेस्ट किया इनको वापस करिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बोट को जिसपे हमारा झंडा लगा है उसको आपने ऐसे बोट कर लिया। अब चाइनीज गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं, इस बोट पे आपका झंडा नहीं लगा था और ये बोट रजिस्टर्ड है हांगकांग की, आपकी बोट नहीं है, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम आपको डिसरिस्पेक्ट करें। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहाना चाहिए था लड़ाई शुरू करने के लिए। तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में अपनी अपनी बातों को लेकर लड़ाई चल रही थी, पर इसके बावजूद भी चाइना ने इन सारे सेलर्स को ब्रिटेन को सौंप दिया। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा मन बन गया था कि इनसे फिर से एक बार लड़ाई करनी पड़ेगी। पर ये बात कब की है? 1856 की। और याद रखिए 1857 में चाइना के पड़ोसी देश भारत में एक बड़ा रेबेलियन हो रहा था। आपको पता है कि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था जिसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक साथ भारत ने मिलकर आंदोलन किया था। तो 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अनरेस्ट को लेकर ऑलरेडी टेंशन में थी, पर फिर उन्होंने देखा कि एक मिनट, चाइना की अपनी हालत भी अच्छी नहीं है, क्योंकि चाइना में एक दूसरा रेबेलियन चल रहा था वहां की राजशाही के खिलाफ। इसको टाइपिंग रेबेलियन कहते हैं। ये चाइना के अंदर एक सिविल वॉर था जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह एहसास किया कि अगर हम चाइना को भी इन्वेड करते हैं तो इसके लिए हमको बहुत बड़ी ब्रिटिश फोर्स की जरूरत नहीं होगी,
तो अल्टीमेटली उन्होंने वो मिलिट्री एक्शन किया और इस बार वो फ्रांस और अमेरिका के पास भी गए कि हम सब मिल के एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। फ्रांस इस मिलिट्री अलायंस में जुड़ गया क्योंकि उनका जस्टिफिकेशन ये था कि हमारे एक क्रिश्चियन मिशनरी को चाइना के अंदर मारा गया और इसी के साथ सेकेंड ओपियम वॉर स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने ग्वांगझो पे हमला किया, वहां के गवर्नर को अरेस्ट कर लिया और 1857 खत्म होने से पहले इसको पूरी तरह कैप्चर कर लिया। इसके कुछ महीने के बाद इस कोalition फोर्स ने डागू फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया और किंग गवर्नमेंट को कुछ नई ट्रीटीज पे साइन करनी पड़ी, जिसकी वजह से चाइना के और बहुत सारे बंदरगाह भी अब फॉरेन ट्रेड के लिए खुल गए और इसके साथ ब्रिटेन को एक नई टेरिटरी भी मिली, कौलून पेनिनसुला की। पर चाइनीज गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे वो इस ट्रीटी से बहुत नाराज थे। वो ये कह रहे थे कि और हमारे देश के अंदर घुसते जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को लेकर जा रहे हैं और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इस ट्रीटी को रैटिफाई करने से मना कर दिया। किसी ट्रीटी को रैटिफाई करना मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने ट्रीटी साइन की है उनके पीछे जो एक्चुअली इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो इस ट्रीटी से एग्री करते हैं कि नहीं। अगर वो एग्री करते हैं तो रैटिफाई कर देंगे, नहीं एग्री करते तो रैटिफाई नहीं करेंगे। और यहां चाइनीज ऑफिशियल्स रैटिफाई करने से मना कर रहे थे। इसके जवाब में फिर से मिलिट्री एक्शन हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस का और इस बार 1860 में ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने टाकू फोर्ट पे कब्जा कर लिया और अक्टूबर 6 को बीजिंग में एंटर कर गए। अब चाइनीज आर्मी ज्यादातर डिसेबल हो चुकी थी और इनके राजा यहां से भाग गए और अब फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने चाइनीज बिल्डिंग्स को लूटना शुरू किया और उसके बाद आग लगा दी। 12 दिनों के बाद यानी 18 अक्टूबर साल 1860 को कन्वेंशन ऑफ पेकिंग पे साइन हो गया और यहां आके सेकेंड ओपियम वॉर भी खत्म हो गया। यहां पे जो डील साइन हुई इसमें चाइना को ये मानना पड़ा कि अब ओपियम ट्रेड लीगल होगा, सारे पोर्ट्स ओपन होंगे, क्रिश्चियंस को चाइना के अंदर सिविल राइट्स मिलेंगे और इनको यह भी अधिकार मिलेगा कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड ओपियम वॉर हारने की वजह से ही किंग डायनेस्टी का जो फिर पतन शुरू हुआ वो होता ही चला गया और कभी भी ये लोग उबर नहीं पाए और अल्टीमेटली 1912 में जाके किंग डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसी वजह से ओपियम वॉर्स चाइना के लोगों के मन में चाइना की हिस्ट्री का एक बहुत ही खराब एपिसोड है, क्योंकि यहां पे पहली बार वेस्टर्न पावर्स पूरी तरह चाइना के ऊपर डोमिनेट कर पाए। ओपियम वॉर्स के बाद बहुत टाइम लगा चाइना को उभरने के लिए, पर आज हालत यह है कि चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग जनरली मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि ये लाइन जनरली मेरी वीडियो की आखिरी लाइन होती है, पर इसके आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो एक तरह से इस वीडियो का पोस्ट क्रेडिट सीन है। ओपियम वॉर्स की जनरली ग्लोबली ऐसी रेपुटेशन है कि इसने चाइना को बहुत बुरी तरह नुकसान करवाया और ब्रिटेन का बहुत फायदा करवाया और ब्रिटेन ने जानबूझ के अपने इंपीरियल एम्बिशंस को बड़ा करने के लिए, अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए, अपना फायदा कराने के लिए चाइना जैसे पुअर और अंडर इक्विप्ड कंट्री पे हमला किया। यही जनरल परसेप्शन है ब्रिटेन में, चाइना में, भारत में, अमेरिका में। सब लोग ओपियम वॉर्स को इसी नजरिए से देखते हैं। पर जब मैं ओपियम वॉर्स के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे हैरी गेल्बर नाम के एक स्कॉलर का एक पेपर देखा जिसमें उन्होंने एक दूसरा पॉइंट रखा है। वो ये कह रहे हैं अपने पेपर में कि ओपियम वॉर्स की ऐसी रेपुटेशन है कि ब्रिटेन ने एक तरफा हमला किया अपने आप को मजबूत करने के लिए और चाइना को दबाने के लिए, पर ऐसा नहीं था। वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब ये वॉर्स हुए उसके पहले चाइना की गवर्नमेंट चाइना के अंदर ब्रिटिश लोगों के साथ और यूरोपियन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ये कैंपेन जरूरी था। वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हाँ, इस मिलिट्री एक्सपीडिशन से ब्रिटेन को कमर्शियली फायदा हुआ, पर इसका इंटेंशन कमर्शियल फायदा कमाना नहीं होता जो कि जनरल परसेप्शन कहता है। इसका इंटेंशन था ब्रिटेन और यूरोप के लोगों की रक्षा करना, उन लोगों की रक्षा करना जिन पे बिना मतलब के हमले किए जा रहे थे चाइना के अंदर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हालांकि जनरल परसेप्शन यही है, भारत के अंदर भी यही परसेप्शन है कि ओपियम वॉर्स सिर्फ ब्रिटेन ने अपने इंपीरियल एम्बिशंस को मजबूत करने के लिए किया था। पर अगर ये पर्सपेक्टिव एक बार हम देखें तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या सच में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ये वॉर किया था? मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है सिर्फ वही लोग इस बात पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे।